दोस्तों स्वागत है आपका आरएन एजुकेशन हब में। दोस्तों अपनी गोल्डन पॉइंट्स की क्लास जो कंटिन्यू चल रही है, ऐसे ही इम्पोर्टेंट आपके गोल्डन पॉइंट्स जो है हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए डेली की डेली, जो कि प्रीवियस एग्जाम से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने उठाए हैं और जो आगे आने वाली एग्जाम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये पॉइंट्स कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। तो बने रहे क्लास के साथ में, क्योंकि क्लास के अंदर आपको मिलने वाले हैं बहुत ही सटीक और सीधे आंसर जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ एक और अनाउंसमेंट अब लास्ट में करेंगे, उसको सुनने के लिए क्लास को आप कंटिन्यू देखें, स्किप नहीं करिएगा। वीडियो को 20 मिनट या 30 मिनट की जो भी क्लास अपनी चलेगी उसको कंटिन्यू देखते रहना है। और मेरा मानना यह है कि आप डेली की डेली 30 मिनट आप हमारे चैनल के ऊपर आए और ये जो क्लासेज हैं इनको आप कंटिन्यू देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का पॉइंट। जो पॉइंट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, उन्हीं सवाल के ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले वर्ड आता है आपका मोनोवेलेंट। सबसे पहला वर्ड आता है मोनोवेलेंट। नाम सुना होगा मोनोवेलेंट। सबसे पहला नाम सुनते हैं मोनोवेलेंट क्या होता है। नाम सुना है आपने, बहुत अच्छे से नाम सुना है और आज हम उसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं। देखो मोनोवेलेंट जो नाम है, ये नाम क्या है। इस मोनोवेलेंट का मतलब होता है कि वो वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन जिसके अंदर किसी एंटीजन का सिंगल स्ट्रेन होता है, सिंगल स्ट्रेन होता है। अब देखो बात आता है सर ये एंटीजन क्या होता है, एंटीजन क्या होता है और पैथोजन क्या होता है। दोनों चीजें हम बात कर लेते हैं। एक आता है आपका पैथोजन, एक होता है पैथोजन और एक होता है एंटीजन, ठीक है, एंटीजन। इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पैथोजन का मतलब ये होता है, पैथो मीन्स डिजीज, पैथो मीन्स डिजीज। क्या होता है, डिजीज, यानी ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या कोज करता है, डिजीज कोज करता है। क्या कोज करता है, डिजीज। यदि हम एंटीजन की बात करें, ये एंटीजन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो स्ट्रेन होता है या फिर वो कैपेसिटी होती है, ठीक है, कैपेसिटी होती है जो कि बॉडी में, अपनी बॉडी में एंटर करके, बॉडी में एंटर करके क्या करती है, एंटर करने के बाद में एंटीबॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाती है। यानी अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है। क्या करती है, एक्टिवेट करती है कि जो भी बाहर का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहचाने, पहचान कर उसको किल कर दे। ये एंटीजेनिसिटी होती है। अब देखो नाम अपना जो था वो ये था वैक्सीन। क्या था, वैक्सीन। वैक्सीन के अंदर होता क्या है, स्पेशली वैक्सीन में देखा जाए तो होता क्या है, वैक्सीन के अंदर हमने किसी भी वैक्सीन का ये जो है पैथोजेनिसिटी जो है, ये पैथोजेनिसिटी क्या कर देते हैं, हम उसकी किल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं और रख लेते हैं क्या, जो हमें जरूरत होती है, कौन सी, एंटीजेनिसिटी। क्या होती है, एंटीजेनिसिटी। एंटीजेनिसिटी उसकी रख लेते हैं जिससे क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में वैक्सीन के थ्रू एंटर करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाएगा। तो वही चीज हम बोल रहे थे मोनोवेलेंट के अंदर। मोनोवेलेंट की जो बात कर रहे थे उसके अंदर वही देख रहे थे कि मोनोवेलेंट वैक्सीन कौन सी होती है, जिसके अंदर वो वैक्सीन जिसके अंदर सिंगल वेरिएंट होता है, सिंगल स्ट्रेन प्रेजेंट होता है, उसको मोनोवेरिएंट वेरिएंट बोलते हैं। पॉलीवेरिएंट वो, अब जो मोनोवेरिएंट है इसका एग्जाम्पल कौन सा है, इसका एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल कौन सा होता है, मीजल्स होता है। कौन सा होता है, मीजल्स। कौन सा एग्जाम्पल है, मीजल्स। एग्जाम्पल आपसे पूछे कि निम्न में से कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो मोनोवेलेंट है, तो आंसर क्या आएगा, मीजल्स आएगा। पॉलीवेलेंट्स की क्या, पॉलीवेलेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 और मोर स्ट्रेन प्रेजेंट होते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 2 से ज्यादा वेरिएंट प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीवेलेंट बोलते हैं। और उसका एग्जाम्पल याद रख लेना, डीपीटी। कौन सा, डीपीटी एक पॉलीवेलेंट है जिसमें एक से ज्यादा स्ट्रेन प्रेजेंट होते हैं। जो एक डिजीज के लिए कोई रेस्पॉन्सिबल है तो वो मोनोवेलेंट हो गया, और जिसमें बहुत सारा मिक्सअप होता है वो कौन सा होता है, आपका पॉलीवेलेंट हो गया। क्लियर है। देखो अब अगला सवाल आता है, अगला सवाल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सवाल आपके
जीके से रिलेटेड भी एग्जाम में पूछ लेता है, ये जीके के सवाल भी बन जाते हैं और कम्युनिटी के सवाल भी बन जाते हैं। तो इनको हमें क्या करना है, यहीं पे क्लियर करना है। अब देखो इम्यूनाइजेशन की बात यदि हम करें, इम्यूनाइजेशन की यदि हम बात करें, इम्यूनाइजेशन का फर्स्ट टाइम वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड में इम्यूनाइजेशन जो था वो फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट किया था, 1974 के अंदर। डेट याद रख लेना भैया, मई 1974 के अंदर, मई 1974 में फर्स्ट टाइम इम्यूनाइजेशन स्टार्ट हुआ था। किसमें, वर्ल्ड के अंदर। अब यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर फर्स्ट वन जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन था वो स्टार्ट हुआ था 4 साल बाद में, जनवरी जनवरी 1978 के अंदर। जनवरी 1978 के अंदर क्या हुआ था, ये कौन सा था, ईपीआई। याद रखना, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है भाई, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो ये कौन सा हो गया, एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। और एक आता है यूपीआई। यूपीआई में क्या होता है, यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो इंडिया के अंदर जो ईपीआई स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, जनवरी 1978 के अंदर हुआ था। उसके बाद में इंडिया के अंदर इनिशियली स्टार्टिंग में क्या था, 3 डोज दी जाती थी, किसकी, डीपीटी की। पहला जो ईपीआई स्टार्ट हुआ था उसमें डीपीटी की कितनी डोज दी जाती थी, 3 डोज। और बीसीजी की कितनी डोज दी जाती थी, 1 डोज दी जाती थी। बीसीजी की कितनी डोज दी जाती थी, 1 डोज दी जाती थी। क्लियर है। उसके बाद में यदि हम बात करें बीसीजी के बाद में, यदि हम बात करें कि टीटी जो है ये हम कब कितनी देते थे, ईपीआई के अकॉर्डिंग क्या हुआ, 2 डोज देते थे। और ये याद रखना, इसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए। किसी प्रेग्नेंट लेडी को यदि हम टीटी का इंजेक्शन लगा रहे हैं तो दोनों के अंदर किस टाइम पे जितना जल्दी हो सके, देखो पहली पहली डोज कब लगनी चाहिए, जितना जैसे ही मान लो प्रेगनेंसी के अंदर जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी आपको क्या करना है, ये देना है। और दूसरा, सेकेंड डोज तो हो गई, एज अर्ली एज पॉसिबल। सेकेंड डोज कब देते हैं, ये याद रखना, ये 1 मंथ के बाद में देते हैं। कब देते हैं, 1 मंथ के बाद में देते हैं। ये डोज कब देते हैं भैया, 1 मंथ के बाद में देते हैं। तो ईपीआई के अकॉर्डिंग भी क्या था, उस टाइम में 2 ही डोज थी। और आज भी क्या है, प्रेग्नेंट लेडी को 2 ही डोज किसकी लगाई जाती है, टीटी की डोज लगाई जाती है। क्लियर है। इसके बाद में 1979 के अंदर, 1979 में ईपीआई में किसको ऐड कर दिया, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। किसमें, आपके ईपीआई चल रहा है, ध्यान रखना। इसके बाद में 1985 के अंदर किसको ऐड कर दिया, मीजल्स को ऐड कर दिया, किसमें, ईपीआई में। इसके बाद में टोटल प्रिवेंशन अगेंस्ट 6 किलर डिजीज, डीपीटी और एमपीटी जो है वो यूपीआई के अकॉर्डिंग हो गया कब, 1985 के अंदर। 1985 के अंदर क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। 1985 में आपका जो ईपीआई था ये ईपीआई कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ईपीआई कन्वर्ट हो गया यूपीआई के अंदर, यूपीआई के अंदर। क्लियर है। और ये कब हुआ, ये कब हुआ, 19 नवंबर 1985 के अंदर। और इसी ईपीआई में आपकी जो 6 किलर डिजीज है, 6 किलर डिजीज। अब देखो ये जो 6 किलर डिजीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 किलर डिजीज जो है इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी होती हैं। तो आपकी कौन कौन सी आ गई, डीपीटी आ गई और एमपीटी हो गया, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस और इसके अलावा मिजल्स, ट्यूबरक्लोसिस और एमपीटी। ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया पर्टुसिस, ये सारी की सारी किसमें इंक्लूड होंगी, 6 किलर डिजीज के अंदर इंक्लूड होनी है। जो कब स्टार्ट हुआ, 1985 के अंदर। ईपीआई को रीनेम्ड कर दिया गया 19 नवंबर 1985 के अंदर, इन द मेमोरी ऑफ लेट श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के, इंदिरा गांधी के टाइम में, मतलब इंदिरा गांधी जो थी उनकी मेमोरी के अंदर 19 नवंबर 1985 को ईपीआई को यूपीआई में कन्वर्ट कर दिया गया। और इसी टाइम में क्या गया था, आपकी 6 किलर डिजीज जो थी उनको नाम दिया गया था, जिसमें एक था डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस। फिर आया एमपीटी। एमपीटी में क्या है आपका, मीजल्स, पोलियो और ट्यूबरक्लोसिस।
ट्यूबरकुलोसिस। ये 6 के 6 जो है वो याद कर लेना, 6 के 6 जो है वो याद कर लेना। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से 6 किलर डिजीज का कॉम्बिनेशन है, तो ये नाम आपको पूरे के पूरे याद होने चाहिए। अब जो है आगे जाके ये तो हुआ कब 1985 के अंदर, 1985 के अंदर ये जो है 1992 के अंदर आपको पता होगा CSSM प्रोग्राम आया था, यानी चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम आया था। तो ये जो यूपीआई जो था, ये यूपीआई जो था, यूपीआई यानी 6 किलर डिजीज के नाम से जान रहे थे इसको। ये 6 किलर डिजीज वाला जो यूपीआई वाला प्रोग्राम था 1992 के अंदर किसमें मर्ज हो गया, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम के अंदर इसको क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया। अब देखो ये दोनों कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद में 1997 के अंदर आया कौन, आरसीएच प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम आया। उसके अंदर इन दोनों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। किसमें कर दिया, मर्ज कर दिया। फिर यूपीआई जो है वो अब आता है यूपीआई को, इसके बाद में कब आया, 2005 के अंदर एनआरएचएम जो प्रोग्राम है, 2005 में 2005 के अंदर जो एनआरएचएम प्रोग्राम आया था, एनआरएचएम जो प्रोग्राम आया था उसके अंदर ये जो यूपीआई है, ये यूपीआई को अब कंट्रोल कौन कर रहा है, एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर आ रहा है आपका कौन सा, यूपीआई। क्लियर है। अब देखो, अब ये तो क्या आ गया आपका 6 किलर डिजीज की बात होगी। अब बात आती है आईपीवी। पहले क्या था, ओपीवी था, अब आ गया आईपीवी। आईपीवी का क्या हो गया, स्टार्टेड पार्ट ऑफ ग्लोबल पोलियो प्रोग्राम 2013 से 18 तक, 2013 से 18 तक इसको क्या कर दिया गया, ग्लोबल पोलियो प्रोग्राम के रूप में देखा गया। इसके अंदर इंडिया ने लॉन्च किया आईपीवी एज ए पार्ट ऑफ कंट्री नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑन अक्टूबर 2015 के अंदर क्या कर दिया, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो था उसके अंदर इसको पार्ट बना दिया। किसको, आईपीवी को। अब देखो अगला आता है रोटा वायरस जो था, रोटा वायरस जो था उसको इंक्लूड कब किया गया, मार्च 2016 के अंदर। रोटा वायरस को कब किया गया, मार्च 2016 में। और राजस्थान में कब किया इस रोटा वायरस को, 23 मार्च 2017 को। ठीक है। अब आता है पेंटावेलेंट वैक्सीन। ठीक है, पेंटावेलेंट जो था, पेंटावेलेंट स्टार्ट हुआ कब, दिसंबर 2011 के अंदर। कब हुआ, 2011 के अंदर पेंटावेलेंट वैक्सीन स्टार्ट हुआ। कहाँ शुरू किया गया भैया, सबसे पहले किया केरला के अंदर। कहाँ, केरला और तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर स्टार्ट किया गया। फिर अप्रैल 2015 के अंदर, 11 के बाद में 4 साल बाद में ऑल ओवर कंट्री के अंदर इसको स्टार्ट कर दिया। ऑल ओवर कंट्री के अंदर इसको क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। फिर जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ये जो था इसको ऐड किया गया इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में 10 नवंबर 2017 को एज ए ऑन द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे के ऊपर, 10 नवंबर 2017 को। पीसीवी जो था ये कब दिया गया, 6, 10, 14 वीक 0.5 ml IM देने लग गए। ठीक है। अब देखो जापानीज एन्सेफेलाइटिस जो था 9 से 12 मंथ और 16 से 24 मंथ पे क्या दिया, किल्ड वैक्सीन ये जो थी वो देते हैं। और कितनी देते हैं, 1 ml सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। कौन सी, जापानीज एन्सेफेलाइटिस की। ठीक है। और मीजल्स और रूबेला जो है वो कौन सी आ गई आपकी, 9 से 12 और 16 से 24 वीक के 0.5 ml सबक्यूटेनियस देते हैं। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सीएचओ वाले तो अच्छे से इसको याद कर लें, मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो है ये जो इंद्रधनुष है वो लॉन्च हुआ किसके द्वारा, जेपी नड्डा जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष जो था उसको लॉन्च किया गया। कवरेज टू ऑल चिल्ड्रंस अक्रॉस इन इंडिया बाई ईयर 2020। उनका टारगेट ये था कि 2020 तक ऑल ओवर इंडिया के अंदर सभी बच्चों को मिशन इंद्रधनुष के थ्रू हमें क्या करना है, कवर करना है। और 7 वैक्सीन जो थी वो इसके अंदर इंक्लूड करी गई थी, एमपीटी, डीपीटी और हिमोफिलियस इन्फ्लुएंजा वाली। इन सम सेलेक्टेड स्टेट गिवन जापानीज एन्सेफेलाइटिस और हिप जो वैक्सीन थी वो दिया गया। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कब आया, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब आया, 1995 के अंदर।
पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कब आया? 1995 के अंदर। ड्यूरेशन कितनी होगी? दिसंबर से जनवरी। फर्स्ट डोज 9 दिसंबर 1995 को दी गई। सेकंड डोज 20 जनवरी 1996 को दिया गया। बीसीजी जो था, अब अलग अलग वैक्सीन का पढ़ लेते हैं। बीसीजी जो है वो हम जैसे ही मान लो उसको निकाल लेते हैं तो यूज अप टू 4 घंटे के अंदर अंदर हमें उसको यूज कर लेना है। और यदि यूज नहीं हुई है पूरे दिन के अंदर तो हमें उसको क्या करना है? डिस्कार्ड करना है। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यदि मान लो आपने बीसीजी सुबह 10 AM पे आपने मान लो निकाली है और उसको 4 आवर्स के अंदर, 4 आवर्स के अंदर यदि वो फ्रीज नहीं है तो 4 घंटे में यूज करना है। नहीं यूज हुई है, होल डे आपने इसको बाहर रखा है, होल डे आपने इसको बाहर रखा है तो इसको क्या कर देना है? लास्ट में डिस्कार्ड करना है। क्या करना है? डिस्कार्ड कर देना है। क्या कर देना है बच्चों? डिस्कार्ड करना है। प्लस बीसीजी के अंदर मिक्स करने के लिए नेवर मिक्स विथ डिस्टिल्ड वाटर बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर कोजेज इरिटेशन। कभी भी इसके अंदर क्या करते हैं? डिस्टिल्ड वाटर नहीं डालते हैं क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर क्या करता है? इरिटेशन कोज करता है। मीजल्स, मीजल्स की वैक्सीन जो है वो निकालने के बाद में कब तक यूज कर लेनी चाहिए? 4 आवर्स के अंदर यूज करनी चाहिए। डिस्कार्ड कर देना चाहिए आफ्टर 4 आवर देन कोजेज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। यदि मान लो आपने बेकार यानी जो बेकार हो गई है, 4 घंटे तक आपने यूज नहीं किया मीजल्स की वैक्सीन और यदि आपने इसको एडमिनिस्टर कर दिया, एडमिनिस्टर कर दिया, ठीक है, इसको यदि आपने एडमिनिस्टर कर दिया तो बच्चे के अंदर ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कोज करती है। क्या करती है भाई? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कोज करती है। कौन? मीजल्स की वैक्सीन। ठीक है, अब सवाल मीजल्स का एक और आता है कि मीजल्स की वैक्सीन जो है आपने डिजोल कर ली है, डिजोल करने के बाद में आपको 1 घंटे के अंदर अंदर इसको क्या करना है? यूज करना है, अदरवाइज ये बेकार हो जाती है। क्लियर है? मीजल्स रूबेला एमआर, मीजल्स रूबेला वैक्सीन जो है वो कौन सी होती है? ये मीजल्स रूबेला कैंपेन स्टार्ट हुआ था, डोज गिवन टू चाइल्ड एज 9 मंथ टू 15 ईयर। 15 साल तक के बच्चों को क्या दिया गया था? एमआर वैक्सीनेशन कैंपेन स्टार्ट किया था जिसके अंदर ये डोज दी जाती है 9 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चों को दी जाती है। कौन सी? एमआर वैक्सीन कैंपेन के थ्रू। रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन, routine administration MR vaccine to be included under national immunization schedule after the completion of MR campaign। ठीक है, ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर इसको क्या कर लिया था? इंक्लूड कर लिया था। सेकंड डोज अंडर NIS MR1 8 9 मंथ एज और MR2 जो है वो 16 से 24 मंथ पोज के अंदर। यदि मान लो कि आपने मीजल्स और रूबेला, मीजल्स MR की जो वैक्सीन थी वो आपने 9 मंथ की एज के ऊपर किसी बच्चे को दिया है, 9 मंथ की एज के बाद में आपको देना है 16 से 24 मंथ की एज के ऊपर। ठीक है, 16 से 24 मंथ। डिलेड इम्यूनाइजेशन इफ ए चाइल्ड मिस्ड अ डोज एमआर वैक्सीन कैन बी गिवन टिल 5 ईयर ऑफ एज। यदि मान लो कि डिले हो गया है तो 5 साल की उम्र तक हम क्या कर सकते हैं? मीजल्स और रूबेला की डोज बच्चे को दे सकते हैं। अब देखो पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन, पोलियो की जो है उसके बारे में और कुछ देखो। इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन कौन से हैं? मीजल्स हैं और एक होता है पोलियो। ये दोनों जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं मीजल्स और पोलियो से रिलेटेड। ठीक है, तो ओपीवी जो है, बात करते हैं ओपीवी की। ओपीवी, इसका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ओपीवी का दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना सेबीन जो है वो ओपीवी होता है। और आईपीवी की बात करें, आईपीवी जो है उसको हम कौन सा बोलते हैं? साल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, हर सीएचओ के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। हर जो सीएचओ के एग्जाम है उसमें पूछा जाने वाला सवाल है कि इनमें से कौन सा सेबीन है और कौन सा साल्क है। अब देखो याद कैसे रखोगे? ओरल पोलियो वैक्सीन आपको पता है कि आईपीवी आपने देते हुए नहीं देखा, लेकिन आईपीवी आपने देते हुए नहीं देखा, ओरल पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की सबको पिलाते हुए देखा है। तो वो जो सबको है ना उसी से वर्ड से याद रख लेना है कि ओपीवी मींस सभी को, सेबीन, सेबीन फॉर सभी को, सेबीन फॉर सभी को, ओरल पोलियो वैक्सीन सभी को मिलती है इसलिए सेबीन है वो। और दूसरी आईपीवी जो है वो कौन सा हो गया? साल्क हो गया। ठीक है, लाइव एटीनेटेड वैक्सीन और लाइव एटीनेटेड वैक्सीन होती है कौन सी? ओरल। और साल्क जो है वो कौन सी होगी? किल्ड होगी। क्लियर है? ओरल ओपीवी जो है
लाइव होगी, ओरल रूट से देते हैं। आईपीवी जो है वो कौन सी होगी, किल्ड होगी। और कौन से रूट से देते हैं, सबक्यूटेनियस और आईएम रूट से देते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये इसके अलग अलग वो है कॉम्प्लिकेशंस, पैरालिसिस, इंटरनेशनल रीइंफ्लेक्शन पैरालिसिस वगैरह, ये सारी की सारी है। ठीक है, ये इनके देखा जाए तो दोनों का कंपैरिजन था कि इनमें क्या फर्क है। इनएक्टिवेटेड साल्क पोलियो वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड। अब देखो ये कौन सी वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है, कौन सी, साल्क। जो ओपीवी है, ओपीवी सेबिन यानी सभी को सेबिन, ठीक है, सेबिन जो है ये कौन सी है, लाइव वैक्सीन है। कौन सी है भाई, लाइव वैक्सीन है। लाइव वैक्सीन है, कौन से रूट से देते हैं, ओरल रूट से देते हैं। यदि हम बात करें कि आईपीवी की बात करें, आईपीवी कौन सी है, किल्ड वैक्सीन है। कौन सी है, किल्ड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन है। शेड्यूल क्या है आईपीवी का, शेड्यूल है फर्स्ट 3 डोज एट 1 to 2 month interval each and fourth dose after 6 to 12 month of last dose advance। ये होता है आपका कौन सा, आईपीवी का। आईपीवी का क्या हो गया, 3 डोज तो 1 से 2 महीने के इंटरवल में लगाने हैं। 3 डोज तो आईपीवी की कहाँ लगवानी है, 1 से 2 महीने के इंटरवल में। उसके बाद में जो फोर्थ डोज है वो 6 से 12 महीने ऑफ लास्ट डोज, यानी तीसरी जो डोज लगी थी उसके 6 से 12 महीने के अंतराल में आपको फोर्थ डोज लगानी है। अब एडवांटेज क्या क्या है, सेफ इन इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। किसी मरीज को यदि इम्यूनोडेफिशिएंसी है, किसी बच्चे को इम्यूनोडेफिशिएंसी है, जैसे मान लो कुछ भी है, एसएलई डिजीज है, कोई भी डिजीज है जिसमें इम्यूनोडेफिशिएंसी है, उसमें आप जो लाइव वैक्सीन होती है ना, ये लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते। तो उसको क्या देना है, किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन कौन सी है, पोलियो की, आईपीवी है। तो जो बच्चे इम्यूनोडेफिशिएंसी होते हैं उनको हम कौन सी नहीं देते, ओपीवी नहीं देते, क्या देते हैं, आईपीवी देते हैं। क्लियर है। यूजफुल इन दोज ओवर 50 ईयर्स एज। ठीक है, यूजफुल होती है कहां तक, 50 ईयर्स ऑफ एज तक। सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सेफ है। नो रिस्क ऑफ वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो। आईपीवी वर्सेज फ्रैक्शनल डोज आईपीवी कितना होता है, 0.5 ml, 0.1, 0.5 ml दे रहे हो, आईएम देना है, 0.1 ml दे रहे हो, आईडी देना है। ये थाई में देना है और ये कहां देना है, अपर आर्म के अंदर देना है। क्लियर है, ये इसकी डोज होती है आपकी। क्लियर है। इसके बाद में वही हो गया, 1 डोज 2 डोज 14 वीक के ऊपर, 14 वीक के ऊपर ये आता है। ओरल पोलियो वैक्सीन सेबिन जो है वो कौन सी है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है भाई। कौन सी है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। शेड्यूल क्या होता है, एट बर्थ लगाते हैं, 6 मंथ पे लगाते हैं, 10 मंथ पे लगाते हैं, 14 वीक पे लगाते हैं और वही 16 to 24 मंथ के ऊपर लगाते हैं। क्लियर है। जबकि वो क्या था, 1 से 2 महीने के इंटरवल में लग रहे थे और ये क्या है, वीक के इंटरवल में लगती है। स्विच, replacing trivalent OPV with bivalent OPV, introduce IPV, replace trivalent OPV with bivalent OPV, withdraw OPV 2024 to 15 अप्रैल 2016 टू। ये सारी की सारी क्या है, इसका थोड़ा सा इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन है जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। ठीक है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है भाई। अगला सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल क्या रहा है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है, ओपीवी, मीजल्स, एमएमआर, बीसीजी और रोटावायरस। हीट सेंसिटिव का सवाल आता है ना आपके पास में, तो ये याद रखना, ओपीवी, मीजल्स, एमएमआर, बीसीजी, रोटावायरस। और एक सवाल और आ जाए, यदि मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन पूछ ले, मोस्ट हीट सेंसिटिव पूछ ले, तो वहां पे क्या आएगा आपका, ओपीवी आंसर आएगा बच्चों, ओपीवी आएगा। फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है, टी सीरीज की जितनी भी है सारी सारी, टीटी, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए। और मोस्ट फ्री सेंसिटिव कौन सी आ जाएगी आपकी, डीपीटी। मोस्ट और सेंसिटिव दोनों आपको बता दिए। ठीक है ना। कैचअप वैक्सीनेशन फॉर मिशन डोज, बीसीजी मिस्ड मिसिंग डोज है, सॉरी, बीसीजी की मिसिंग डोज मस्ट गिवन टिल 12 मंथ ऑफ एज। अब यह आ जाता है सवाल कि एक बच्चा जो था उसको बीसीजी की डोज मिस हो गई थी, क्या करना चाहिए भाई। 12 महीने का बच्चा होता है ना, तब तक उसको क्या दे दो आप, बीसीजी की डोज दे सकते हो, वो सेफ है। यदि 1 से 7 साल का बच्चा है, ऑल वैक्सीन गिवन एक्सेप्ट बीसीजी। 1 से 7 साल का बच्चा जो है उसमें सारी की सारी बीसीजी सारी की सारी इम्यूनाइजेशन करवा सकते हो, एक को छोड़ के, बीसीजी यानी बीसीजी नहीं दे सकते आप। ठीक है, एज ओवर देन 7 ईयर, एमएमआर दे सकते हो, टाइफाइड फीवर की दे सकते हो,
टाइफाइड फीवर और एमएमआर की वैक्सीन बच्चे को दिला सकते हो, इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस बी जो है बर्थ डोज शुड बी रिसीव एज सुन एज पॉसिबल। हेपेटाइटिस बी की जो है वो बर्थ डोज जितना पॉसिबल हो सके उतना जल्दी बच्चे को हेपेटाइटिस बी की दे देना चाहिए। रोटा वायरस मैक्सिमम एज ऑफ फर्स्ट डोज ऑफ 14 वीक एंड 6 डेज, नेवर गिव आफ्टर 15 वीक। 15 वीक के बाद में रोटा वायरस की वैक्सीन आपको नहीं देनी है, याद रखना। रोटा वायरस की वैक्सीन 15 वीक के बाद में नहीं देनी है। मैक्सिमम एज फॉर द फाइनल डोज इज 8 मंथ आफ्टर 2 ईयर नॉट बेनिफिशियल। 2 साल के बाद में यदि आप रोटा वायरस की दे रहे हो तो वो कोई बेनिफिट बच्चे को नहीं करेगी। क्लियर है। आईपीवी की कैचअप विद इन 6 मंथ ऑफ एज, 6 मंथ ऑफ एज के अंदर देना है। पीसीवी 4 मंथ टू 18 ईयर, आफ्टर 7 ईयर पर्टुसिस नॉट रिक्वायर्ड। 7 साल के बाद में पर्टुसिस की जरूरत नहीं है। मोस्टली मिजल वैक्सीन कोजेस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, इंपॉर्टेंट है। मिजल्स के साइड, मिजल्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है? TSS, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। कॉम्प्लिकेशन ऑफ टिटनस इज ब्रेकियल न्यूराइटिस, ब्रेकियल न्यूराइटिस, पेन इन द शोल्डर एंड आर्म। यदि हम किसी को टिटनस की इंजेक्शन लगा रहे हैं तो ब्रेकियल न्यूराइटिस होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूबेला MMR इज आर्थ्रेल्जिया, जॉइंट पेन होता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ BCG इज लिम्फेडेनोपैथी, एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स और ओस्टियोमाइलाइटिस होता है। स्कार फॉर्मिंग वैक्सीन कौन सी होती है? BCG होती है। पॉपुलर विद इन 2 to पेप्यूल बन जाता है विद इन 2 to 3 वीक के अंदर। पेप्यूल इंक्रीज्ड 4 to 8 mm विद इन 5 वीक। जो BCG का परमानेंट, सवाल ये भी आता है कि निम्न में से कौन सी वैक्सीन है जो कि परमानेंट स्कार छोड़ती है? BCG वैक्सीन। क्लियर है। इसके साथ में BCG का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? लिम्फेडेनोपैथी हो सकता है, MMR का आर्थ्रेल्जिया हो सकता है, टिटनस का ब्रेकियल न्यूराइटिस हो सकता है, और मीजल्स वैक्सीन का टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है। ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो आपको पता होना चाहिए। परमानेंट स्कार कब कब बन जाता है BCG का? सवाल ये भी पूछ सकता है कि BCG का परमानेंट स्कार कब बन जाता है? 5 वीक के ऊपर। ठीक है। OPV को स्टेबलाइज करने के लिए MgCl यूज करते हैं। BCG गिवन बाय द ट्यूबरकुलिन सिरिंज, 26 गेज की जो ट्यूबरकुलिन सिरिंज होती है उससे हम क्या देते हैं? BCG इंजेक्शन देते हैं। मीजल्स गिवन एट 9 मंथ बिकॉज बिफोर दैट मैटरनल एंटीबॉडी प्रेजेंट, 9 महीने पर देते हैं मीजल्स। क्यों? क्योंकि बच्चे की शरीर, बच्चे के अंदर क्या होती है? 9 महीने तक, तो 9 महीने तक की एज के अंदर बच्चे के अंदर मैटरनल एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। MMR और रूबेला वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी ड्यू टू CRS, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम से बचने के लिए हम प्रेगनेंसी के अंदर MMR और रूबेला नहीं देते हैं। इसके अलावा क्या कोज करती है? डीफनेस कोज करती है, पेटेंट डक्टस आर्टरीज कोज करती है, और कैटरेक्ट कोज करती है। TT नॉट प्रोवाइड हर्ड इम्यूनिटी, TT कभी भी हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है भाई? लाइफ के अंदर जो जिस एनवायरमेंट में अपन रहते हैं वहां के बैक्टीरिया वायरस के कांटेक्ट में आने से अपनी बॉडी जो खुद की इम्यूनिटी बनाती है वो कौन सी होती है? हर्ड इम्यूनिटी होती है। मीजल्स प्रोवाइड मैक्सिमम हर्ड इम्यूनिटी, मीजल्स जो है उससे सबसे ज्यादा क्या मिलती है? हर्ड इम्यूनिटी मिलती है। और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है ये HPV गिवन एट द एज ऑफ 9 ईयर, नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कभी भी हम क्या नहीं देते? ह्यूमन पेपिलोमा HPV नहीं देते हैं। फर्स्ट एंटीजन वैक्सीन फॉर ह्यूमन यूज इन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन विच इज डिस्कवर्ड इन 1986। MMR is given it 12 to 15 months, then known by MR. Second, if DPT vaccine is frozen, that should be discarded. यदि DPT वैक्सीन फ्रोजन हो गई है उसको आपको डिस्कार्ड कर देना है बच्चों। मीजल्स वैक्सीन causes small papule because that vaccine administers subcutaneous route, so more vaccine diffuse from the inner skin layer. Papule form after 5 to 10 days in measles of the measles vaccine. measles वैक्सीन के 5 से 10 दिन बाद में क्या होता है? आपका पेप्यूल फॉर्मेशन होता है। एंटीबॉडी प्रोड्यूस आफ्टर 11 से 12 डेज ऑफ वैक्सीनेशन। ठीक है। IPV कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ नियोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। यदि किसी मरीज को नियोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन चल रहा है उस मरीज को हमें क्या करना होगा? उस मरीज को हमें IPV जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानना है। क्लियर है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। इनोकुलेशन क्या होता है? इनोकुलेशन का मतलब होता है कि इंजेक्टिंग एन एंटीजन, एंटी सीरम और एंटीटॉक्सिक इनटू द इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी और स्पेसिफिक डिजीज। स्पेसिफिक डिजीज प्रोड्यूस करवाने के लिए हम जो इंजेक्ट करते हैं एंटीजन और एंटी सीरम उसी को इनोकुलेशन बोलते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ हिप वैक्सीन इज लो ग्रेड फीवर। सवाल ये पूछ ले कि हिप वैक्सीन का साइड इफेक्ट कौन सा होता है? लो ग्रेड फीवर होता है बच्चों। रिवर्स कोल्ड चेन मीन्स क्या होता है? कैरिंग स्टूल सैंपल्स फ्रॉम द
सब सेंटर टू लैब एट 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड और एल्कलाइन पीएच के ऊपर ले जाना रिवर्स कोल्ड चेन में होता है। और टाइफाइड, पोलियो, कोलेरा यूज्ड एज ए रिवर्स कोल्ड चेन के अंदर कौन सी यूज करते हैं? टाइफाइड, पोलियो और कोलेरा। टाइफाइड वैक्सीन नॉट इंक्लूडेड इन रिवर्स इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। मीजल्स यूज्ड विद इन 1 hour आफ्टर द प्रिपरेशन। याद रख लेना, मीजल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछता है कि मीजल्स को आपने डिजोल्व कर लिया है, उसके कितने देर बाद में आपको यूज कर लेना है? 1 घंटे के अंदर अंदर उसको यूज कर लेना है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में भी गिवन बाय नेजल स्प्रे। इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है उसको हम किसके थ्रू दे सकते हैं? नेजल स्प्रे के थ्रू भी दे सकते हैं। आफ्टर स्वेलिंग ड्यू टू डीपीटी यूज आइस पैक्स। आइस पैक्स यूज कर सकते हैं किसी मरीज को आपने डीपीटी यूज किया है तो। ओआरएस की गाइडलाइंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और मैंने जैसे कि पहले आपसे प्रोमिस किया था कि लास्ट में एक ऑफर की बात करेंगे, उस ऑफर पे आज पहुंच जाते हैं। वो जो आपका ऑफर है उस ऑफर की बात कर लेते हैं। ऑफर आपका ये होने वाला है कि आपको यदि नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी करनी है, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी करनी है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन ऑप्शन, जिसके अंदर आपको मिलने वाली है आरएनयू एजुकेशन, आरएनयू नर्सिंग क्लासेस की तरफ से बहुत ही शानदार ऑफर, जिसमें आपको जितने भी कोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल है उन सभी कोर्सेज के ऊपर 50% तक ऑफ आपको मिल रहा है। यानी आप अपने अकॉर्डिंग, यदि आपको 1 मंथ की टेस्ट सीरीज चाहिए तो मात्र 50 रुपीज में, 3 मंथ्स की टेस्ट सीरीज चाहिए तो उसकी जो प्राइस है वो आपके सामने 151, 6 मंथ के अंदर 299 के अंदर, और 12 मंथ की जो है वो 499 के अंदर आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ओल्ड पेपर्स आपको 50 रुपीज में। और इसके अलावा एक और शानदार ऑफर है कि आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद में चल रहा है फ्री टेस्ट सीरीज। फ्री टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करना ना भूलें। डेली जो टेस्ट सीरीज है वो आपको फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो मिलने वाली है। तो अभी डाउनलोड करें आरएनयू एजुकेशन की एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, या फिर नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक अवेलेबल है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लें और दें अपने आप को नर्सिंग ऑफिसर बनने का टैग। तो मिलते हैं एक और क्लास के अंदर, एक और बेहतरीन क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।